मैट्रिक्स मेथड की हम बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स methodology इज़ अ सिंपल methodology एंड ओल्डेस्ट methodology। ओल्डेस्ट मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है, दैट इज लीपोल्ड। लीपोल्ड मैट्रिक्स। लीपोल्ड मैट्रिक्स 1971 में सामने आई EIA के रिस्पेक्ट में। तो लिपोल्ड्स एट अल, लिपोल्ड्स और उनकी टीम ने ये 1971 में एक मेथड हमको दी। और ये मेथड क्या है? व्हाट इज़ लिपोल्ड मैट्रिक्स? सो लिपोल्ड मैट्रिक्स इज़ अ सिंपल मैट्रिक्स, सिंपल एंड ओल्डेस्ट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड oldest methodology which gives a relationship between activity of the project and magnitude of impact. Impact on environmental parameters. Right. So what is Lippold matrix? Lippold matrix is a simple and oldest matrix which gives a relationship between activity of the project, various activities of the project, and magnitude of the impact on various environmental parameters. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? एक्टिविटीज़ लेते हैं प्रोजेक्ट की, कि कंस्ट्रक्शन फेज में कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है। उसके बाद दूसरा फेज आता है हमारा ऑपरेशन या मेंटेनेंस फेज। तो ऑपरेशन या मेंटेनेंस फेज में कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी? तो कंस्ट्रक्शन फेज की एक्टिविटीज़, ऑपरेशन फेज की एक्टिविटीज़, ये सब आएगा एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में हमारे पास एक एनवायरमेंटल पैरामीटर की लिस्ट, फिजिकल केमिकल एनवायरमेंटल पैरामीटर्स होंगे, उसमें बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होंगे, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिकल पैरामीटर्स होंगे, वही जो अभी हम ऑलरेडी सारे एक ब्रॉड पैरामीटर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरे एक एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं एक पूरे कॉलम में हमें, और रो में हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। अब इन दोनों में एक रिलेशनशिप मिलेगी हमें मैट्रिक्स का। इट मीन्स लिपोल्ड ने एक मैट्रिक्स बनाई है। अब अगर ये एक मैट्रिक्स है तो वो जो सेल हमारे पास है उस सेल का एक पर्टिकुलर साइज़ भी उसने दिया। तो 1971 में लिपोल्ड एटल ने एक हमको मैट्रिक्स दी है, और उस मैट्रिक्स का साइज़ है 100/88। राइट, लिपोल्ड मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे। और लिपोल्ड मैट्रिक्स एक रिलेशनशिप है between environmental parameters, and as these environmental parameters are relationship between with various activities in phase of construction and activities in phase of maintenance. For example, suppose ये अगर एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसको अभी हमने A1 एक्टिविटी बोला, यहाँ पे A2 एक्टिविटी, A3 एक्टिविटीज़। सो दीज आर वेरियस एक्टिविटीज़। और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, सपोज़ यहाँ पे फिजिकल केमिकल इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकल वेरियस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं। तो लिपोल्ड मैट्रिक्स की खास बात ये है कि ये सिंपल है, ओल्डेस्ट है, और दूसरा ये कि ये एक्सपांड भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। इट मीन्स कि हम इसमें जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम चॉइस के हिसाब से उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इट मे बी एक्सपांडेड और इट मे बी कॉन्ट्रैक्टेड, ये इसका एक एडवांटेज है। तो सिंपल, ओल्डेस्ट और कॉन्ट्रैक्टेड, और इट मे बी एक्सपांडेड। देन दूसरा जो इसकी खास बात है कि ये एक हमको रिलेशनशिप देती है, दोनों एक ही पैरामीटर का हमें ये मैग्नीट्यूड भी शो करेगी, और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट भी शो करेगी। So M for magnitude of the impact. M, this is a magnitude of the impact
एंड आई स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पैक्ट। ठीक है, सो लिपोल्ड मैट्रिक्स गिव्स both magnitude and importance, magnitude of the impact on particular environmental parameter. For example कि suppose physico chemical parameter में एक soil quality या soil condition है। अब soil condition एक हमारा environmental parameter हुआ और कोई सा एक proposed project है, for example सीवरेज। जब हम सीवरेज की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन फेज में और मेंटेनेंस फेज में, कंस्ट्रक्शन फेज में हो सकता है कि जो सॉइल वाला एक पैरामीटर है, सॉइल पैरामीटर में हमें एक एडवर्स अफेक्ट दिखे, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन फेज में उसमें वेरियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उस वेरियस एक्टिविटीज़ से पर्टिकुलर उस जगह की सॉइल है वो थोड़ा सा डिटीरियोरेट होगी, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमारा लोएस्ट लेवल पे जाए। मींस इसमें भी हमें स्केलिंग मिलेगी। जो मैग्नीट्यूड और इम्पोर्टेंस हम शो करते हैं, ये मैग्नीट्यूड और इम्पोर्टेंस हमें एक स्केल के रूप में शो करना पड़ेंगे कि, और ये स्केल जब हम लीपोल्ड मैट्रिक्स 1971 की बात करते हैं तो उसने जो स्केल हमें दिया था 1 to 10, मींस +1 to 10 एंड -1 to 10। मगर हाईली इम्पैक्ट हो रहा है तो 10 और लोएस्ट इम्पैक्ट है तो 1, और अगर ये इम्पैक्ट नेगेटिव में जा रहा है तो -1 से -10। तो ये जो स्केल हमको मिलता है -1 to -10 एंड 1 to 10, दिस इज़ अ स्केल। और इसी स्केल में हम मैग्नीट्यूड शो करेंगे और इसी स्केल में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट शो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कि अगर सॉइल एक पैरामीटर था और उस पैरामीटर के लिए यहाँ पे -7 आया इसका स्केल और इसका स्केल आया, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट आया 5, तो -7 और 5, तो ये मैट्रिक्स हमको शो करेगी कि जो मैग्नीट्यूड है वो सॉइल में -7 है, मतलब कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और इस एक्टिविटी के लिए A1 एक्टिविटी, अब ये A1 एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है जो हमने डिफ़ाइन किया है, अभी आपके सामने एक एग्जांपल आएगा तो उसमें आपको ये पूरा दिखेगा। और दूसरा है, अब हमें ये डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है और डायगोनल लाइन के नीचे आएगा इम्पैक्ट या इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट। अब ये 5 स्केल शो करेगा कि कितना ये जो हमारा इन्वायरमेंटल पैरामीटर था सॉइल, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये टुवर्ड्स 10 है इट मीन्स कि दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट पैरामीटर, और अगर ये टुवर्ड्स 1 है इट मीन्स कि दिस इज़ लोएस्ट, दिस हैव लोएस्ट इम्पोर्टेंस। कौन सा पैरामीटर किस एक्टिविटी से ज़्यादा अफेक्टेड है, किस मतलब सिलेक्शन हमें करना है, तो कौन सा एनवायरमेंटल पैरामीटर हम सेलेक्ट करेंगे, किस एनवायरमेंटल पैरामीटर को हम हटाएंगे उस एक्टिविटी में। तो ये सब आपको पूरा एक मैट्रिक्स तैयार होती है और इसका एक एग्जांपल अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। Right, but what is the disadvantage of this Leopold methodology, or what is the limitation? So limitation of this Leopold methodology is that it also does not give a direct and indirect relationship of various parameters which can be affected by the proposed project. Means प्रपोज प्रोजेक्ट से कौन सा पैरामीटर डायरेक्टली अफेक्टेड है और कौन से इनडायरेक्टली अफेक्टेड है, ये हमें इस मेथड में भी मालूम नहीं चलता है। हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है और इसका एक स्केल भी मिल रहा है, लेकिन डायरेक्ट इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स कौन से अफेक्ट हो रहे थे ये नहीं पता चला, और इनडायरेक्ट कौन से हो रहा है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो सेलेक्शन क्राइटेरिया है ये हमको मिलता है नेटवर्क मेथडोलॉजी में, क्योंकि उसमें पूरा एक नेटवर्क बनता है कि कौन से जो पैरामीटर्स है वो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं
और कौन से इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शियरी हैं, कौन से प्राइमरी थे। ठीक है, लीपोल्ड मैट्रिक्स ओल्डेस्ट है। इसके बाद लीपोल्ड मैट्रिक्स को मॉडिफाई किया गया और आगे चल के दूसरी मेथड्स आई जो इसी पर बेस्ड हैं। मतलब लीपोल्ड मैट्रिक्स एक बेस है, लेकिन उसको बेस बना के इसको मॉडिफाई किया गया। जैसे ईरानियन लीपोल्ड मैट्रिक्स आती है, रैपिड RIAM, रैपिड इम्पैक्ट असेसमेंट मैट्रिक्स है। तो जब भी आप कुछ जनरल पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपको ये मेथड्स मिलेंगी, RIAM, ईरानियन लीपोल्ड मैट्रिक्स। तो अगर आप कोई अपने प्रोजेक्ट वर्क बनाना चाहते हो, इट मे बी वेरी गुड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू EIA, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, ईरानियन लीपोल्ड मैट्रिक्स और RIAM मैट्रिक्स। पर्टिकुलर कोई आप एक साइट ले सकते हो कोई सी जगह की, और उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, और उसके बाद इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस कर सकते हो कि व्हाट आर वेरियस ऑप्शंस, और सिलेक्शन ऑफ साइट, अगर हमें साइट सेलेक्ट करनी है या फिर हमें उसी साइट पर्टिकुलर एक ही साइट में हमें क्या क्या हमारे पास चॉइस है, या तो हम उसका रूट चेंज करेंगे प्रपोज प्रोजेक्ट का, साइट चेंज करेंगे, या उसी को जो अभी पर्टिकुलर पहले की डिज़ाइन है उसमें कोई चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी मेथड की बात करेंगे, नेटवर्क मेथड और ओवरले मेथड। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आपको नॉर्मली यही आएंगे कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजीज यूज्ड in identification of the impact analysis, or discuss about the EIA methodology, or list out various methodology and explain any one in detail, or what do you understand by Leopold matrix method, yeah, what are various advantages and disadvantages of Leopold matrix.